हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू AIS। स्वागत है आपका 26 अक्टूबर 2024 की एडिटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एक जो फर्टिलिटी रेट्स की बात करेगा, ग्लोबली कैसे फर्टिलिटी रेट्स चेंज हुई और क्यों जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो जबरदस्ती इसको पुश नहीं कर सकती। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमें पता चलेंगे जो आप अपने ऐसे और आंसर्स में यूज कर सकते हो। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि डिफेक्शन को लेकर क्या कानून है और किन बदलावों की जरूरत है ताकि डिफेक्शन और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। जो लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं उसका क्या इतिहास रहा है, क्या लॉज हैं उसके लिए और क्या उनमें दिक्कतें हैं। और तीसरा आर्टिकल बात करेगा प्रोक्योरमेंट को लेकर। अभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सरकार जो पैडी यानी धान की फसलें प्रोक्योर कर रही है उनमें बहुत कमी देखी गई है। वो कमी क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ये समझेंगे इस आर्टिकल में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला आर्टिकल बात करेगा जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, गोडाउन्स के बारे में, FCI के बारे में, जहां गोडाउन्स ओवरफ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से पंजाब में प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आ रही है। ये आर्टिकल आपके फूड सिक्योरिटी बफर स्टॉक जो आपका पेपर 3 का टॉपिक है उसमें के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझते हैं। अब देखिए ना, इसको डिस्कस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर होता क्या है प्रोक्योरमेंट, क्या चीजें होती हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहां पर है पैडी। नॉर्मली पैडी खेतों में उगती है, पैडी को हम हिंदी में धान कहते हैं। पैडी की फसल काटी जाती है। फसल जब कटती है उसके बाद किसान उन्हें हार्वेस्ट करके खेतों से काट कर लेके जाते हैं बोरों में भर के मिलर्स के पास। जब वो मिल में जाते हैं तो मिल में जाकर फिर उन्हें कहते हैं कि अब प्रोसेस किया जाता है। और जब मिल में उन्हें प्रोसेस किया जाता है तब वो राइस जिसे आप देखते हैं वो आज बनता है। और जो बाकी उसका जो हस्क है, बाहरी छिलका, वो अलग हो जाता है, इसे हम भूसा कहते हैं। ठीक है, तो एक हस्क हो गया, फिर राइस हो गया। जब चावल उससे निकला जिसे राइस कहते हैं, फिर वो चावल पैक होकर FCI की गोडाउन्स में जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि भारत में अब की बार जो अभी पंजाब में फसल हुई है वहां पर किसान अपने खेतों से पैडी काटकर भरकर ट्रक्स में रखकर मिल्स तक ले जा रहे हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट बहुत कम हो रही है। वहां से चावल जो गोडाउन तक जाएगा बहुत कम हो रहा है। और अभी मौसम भी अच्छा है, ऐसी बारिश वारिश नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अभी 90% जो क्रॉप प्रोक्योर की जा रही है वो सारी की सारी क्रॉप मंडी में और मिलरों के पास, मिल्स के सामने फंसी हुई है। और इसके पीछे क्या कारण है भाई, क्यों मिल्स में जाकर फसलें फंसी हुई है? इसके पीछे कई कारण है। पहला, लॉजिस्टिक्स, कि वो मूवमेंट कराना, मिल्स तक ले जाना, मिल से वापस ले आना, फसलों की कटाई होना, उसमें दिक्कत हो रही है। दूसरी, ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक मतलब कि जो नियमावली है जिसके तहत चीजें जल्दी जल्दी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और तीसरा है पॉलिटिकल फैक्टर्स। हम सबको पता है कि लगातार भारत में MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिवाइज की गई है कि कम से कम इतना पैसा सरकार किसानों को देगी ही देगी। और पंजाब में फार्मर्स MSP के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए धान और गेहूं की फसलें ही बोई जाती हैं। अब अभी क्या समस्या है? अभी कहानी ये है कि गवर्नमेंट हर साल स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट FCI के साथ बात करती है, उसके हिसाब से अपना एक MSP डिसाइड करती है कि इतना MSP दिया जाएगा। उसके बाद जब अक्टूबर से नवंबर तक का सीजन होता है तब तक सारी की सारी क्रॉप्स को मार्केट से उठा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर खरीफ सीजन स्टार्ट होगा, सर्दियों वाला, तो वहां फिर गेहूं की फसलें बोई जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज FCI किसानों से फिर धान खरीदना शुरू करती हैं, यानी पैडी खरीदना स्टार्ट करती हैं MSP के दर पर। ठीक है, और फिर उस पैडी को मिल किया जाता है, मिल में जाके, और फिर जो राइस होता है वो FCI के गोडाउन तक पहुंचता है। ये प्रोसीजर है, समझ गए? ये है धान, ये यहां से किसानों से प्रोक्योर करके ये मिल में जाएगा, मिल से प्रोक्योर होकर ये फिर जाएगा FCI के गोडाउन्स में। और उन गोडाउन में इन्हें जमा किया जाता है जो एक बफर स्टॉक होते हैं कि अगर कभी खाने की दिक्कत आई या जो PDS स्कीम है, जो NFSA है, उसके तहत से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जो यहाँ डेटा है वो हमें समझना चाहिए। कहानी यह है कि अभी पैडी प्रोक्योरमेंट का स्टेटस बहुत खराब है, यानी अभी केवल 37 से लेकर 38 लाख टन पैडी को प्रोक्योर किया गया है पंजाब में FCI के द्वारा, जबकि पिछले साल अभी तक 49 लाख टन को प्रोक्योर कर लिया गया था। और पूरे सीजन में तो 185 लाख टन को प्रोक्योर किया जाता है और उसमें से केवल 37-38 लाख ही प्रोक्योर किया गया है। तो प्रोक्योरमेंट इतनी कम क्यों हो रही है? इतना कम क्यों वहां से सामान को या धान को या चावल को मार्केट से निकाला गया है? इसकी वजह यह है कि एक तो जो मंडी है वो वहां से, मंडी मतलब होता है जहां पे आपकी फसलें बिकती हैं, जहां आपकी धान और गेहूं बिकता है, वहां से मूवमेंट बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसकी वजह यह है
कि जितनी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए उसका 1/10 ही प्रोक्योर हुआ पाया है। इसकी वजह ना जो इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है, 3 वजह बताई गई है। अब मैंने आपको बताया था कि पहले धान के चावल बनने का सिस्टम, अब कहानी यहाँ भी सेम है। देखिए, जिन मिल्स में पैडी को पहुंचाया जाता है कि पैडी मिल में जाएगी, मिल में मिल होके फिर वो राइस बन के वहां से निकलेगी, ये जो प्रोसेस होता है उसके लिए मिल में जाना पड़ता है। मिल गवर्नमेंट की नहीं होती है, वहां पर प्राइवेट मिलर्स होते हैं जिनको ये प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, जब ये कन्वर्जन होता है ना पैडी टू राइस, इसमें कितना पैडी राइस बनेगा ये सबको पता होता है पहले से, कि इसमें से हस्क यानी जो भूसा है वो कुछ अमाउंट तक ही निकलेगा, बाकी जो है वो राइस में कन्वर्ट होगा। ये नॉर्मल सिस्टम में काम कौन करेगा? प्राइवेट मिलर्स करेंगे। लेकिन मिलर्स को दिक्कत ये आ रही है कि उन्हें ये लग रहा है कि उनके पास जगह नहीं है इस राइस को होल्ड करने की। होता ही है, जब राइस में कन्वर्ट होता है तब राइस गवर्नमेंट लेके जाती है अपने साथ, अपने गोडाउन्स में जमा करती है। लेकिन जब तक वहां से मान लो पैडी पहुंचा, क्योंकि पैडी अगर वो पहुंच गया तो उसको जल्दी से जल्दी मिल करना पड़ता है। अगर आप उसको जल्दी से प्रोसेस नहीं करोगे तो वो खराब हो सकता है। तो आप पहले उसको मिल करते हो, राइस में कन्वर्ट होता है, बोरों में बंद होता है, फिर वो स्टोर होता है, फिर गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी उसको उठा के ले जाएगी। लेकिन मिलर्स को अब ये दिक्कत लग रही है कि भाई हमें पता है कि एफसीआई के गोडाउन में ऑलरेडी चावल पड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये चावल बहुत देर से उठ के जाए जब गोडाउन में जगह बने, तब तक ये चावल कहाँ रहेगा? ये हमारे ही गोडाउन में पड़ा रहेगा। और मिलर्स का कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है भाई कि हम ये जमा करके रखें अपने पास, ठीक है। तो उनका पहला कहना ये है कि हमें पता है कि आप जो कर रहे हो ना उसमें होगा ये कि हम चावल को प्रोसेस करेंगे और चावल हमारे पास पड़ा रहेगा, हम नहीं चाहते वो। तो वो गोडाउन में जगह ना होने की वजह से मिलर्स को ये डर है कि वो चावल जो है वो उनके ही गोडाउन में स्टोर उनको टेम्पोररी ना करना पड़ जाए। इसीलिए अभी तक 124 लाख टन जो मिल राइस था, इसमें से केवल 7 लाख टन ही गवर्नमेंट गोडाउन तक मूव हुआ है, क्योंकि बहुत कम जगह है गोडाउन्स में। पिछले साल का ही माल पड़ा हुआ है अभी तक, धान और चावल सॉरी। तो ये एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि आजकल पंजाब में एक नई वैरायटी की पैडी को ग्रो किया जाता है, जो पैडी है हाइब्रिड वैरायटी की। जब हाइब्रिड वैरायटी की आप धान को ग्रो करते हो या पैडी को ग्रो करते हो, उसके साथ एक डिफरेंस है। नॉर्मल वैरायटी में आपको पता होता है कि कितना इसमें से राइस निकलेगा या कितना इसमें से हस्क निकलेगा या भूसा निकलेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि एट द रेट कि आउट ऑफ टन मिल रेशियो होगा अराउंड 67% पर क्विंटल। इतना तो होना ही चाहिए, 67% तो आपका कन्वर्जन होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि क्योंकि लोग हाइब्रिड ग्रो कर रहे हैं, तो वहां जो ये रेशियो उनको नॉर्मली पूरा करना था कि भाई इतना % होना ही होना चाहिए, इतना राइस निकलना ही चाहिए पैडी में से, वो नहीं हो पा रहा है। इनको कहना है कि हर क्विंटल पे उनको लगभग केवल इस हाइब्रिड की वजह से 60 से लेकर 62% तक का ही मिलिंग टर्नआउट रेशियो मिल रहा है। यानी चावल का कन्वर्जन कम हो रहा है, भूसा ज्यादा निकल रहा है। इसकी वजह से लगभग उन्हें 300 रुपए पर क्विंटल का लॉस हो रहा है, और ये लॉस वो झेलना नहीं चाहते। उनका कहना हाइब्रिड चावल आ गया, लोगों ने खेत में बो लिया, जो सिस्टम है वो पुराना लगा हुआ है, रूल्स गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किए, तो अगर हम सेम लेवल पर पैडी को मिलिंग करते हैं तो हमें इतना लॉस यहां पर होगा। तो ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से वो करने से कतरा रहे हैं। और तीसरा कारण है ये है अड़हतियाज। अड़हतियाज ये होते हैं जो मिडिल मैन होते हैं, यानी ये ऐसे लोग हैं जो किसान से गेहूं खरीद के मिलर्स तक पहुंचाते हैं या फिर मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो ये अपना कमीशन लेते थे 2.5%, जबकि इनका जो अभी सिस्टम है वो है 46 रुपए पर क्विंटल, 46 रुपीज पर क्विंटल इनका रेट सेट है। लेकिन अब ये मांग रहे हैं 2.5% क्रॉप परचेज के ऊपर। और जो मंडी में मजदूर काम करते हैं, जिसको मिल तक ले जाते हैं, मिल से स्टोरेज तक ले जाते हैं, वो अभी अपनी दाम ज्यादा मांग रहे हैं। इसकी वजह से यहां पर ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, जिसको लेकर मिलर्स फिर कंसर्न है कि भाई हम अगर करेंगे प्रोसेसिंग तो हमें दाम ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक तो हमारे पास जो हमारा नॉर्मली प्रोसेसिंग है उसमें ओटीआर बहुत कम आ रहा है, 300 रुपये का लॉस वहाँ आ रहा है, अड़हतिया ज़्यादा कमीशन मांग रहे हैं, लेबर ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और हमारा तो पैसा सेट है तो हमें नुकसान है। और उसके बाद एफसीआई में गोडाउन में जगह भी नहीं है, तो हमारे पास पड़ा रहेगा तो हमें कोई फायदा नहीं है। तो इस चक्कर में ये मिलिंग कर ही नहीं रहे चावल की, और स्लो डाउन हो गया। और ये स्लो डाउन देख रहे हैं कौन? किसान। उन्हें दिख रहा है, इसलिए वो अपने क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है भाई अभी कहाँ कोई फायदा नहीं है, पहले सब क्लियर तो हो तब हार्वेस्टिंग करेंगे। और इसकी वजह होता ये है कि अब आप सोचोगे हार्वेस्टिंग क्या होगी? भाई किसान खेतों से फसल काट के लाएगा, उससे फसल से धान को अलग करेगा, फिर धान वो मिल तक जाएगी, ये हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है।
वो भी डिले हो गया है। लेकिन जितने दिन तक आपकी धान की फसलें खेतों में खड़ी रहेंगी उतने उनका वेट का लॉस होगा। जैसे ही वो प्रोसेस होकर बाहर आती हैं फिर आप चावल बनवाते हो तो ज़्यादा वेट होता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो खेतों में खड़ी फसल है तो उसका वेट लॉस होगा, क्वालिटी कम होगी, और किसान अभी तक उसको खेतों से काट के ला नहीं रहे, तो हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसान उसको टाइमली काट कर खेतों से हार्वेस्ट करके लाएं ताकि वो अपनी ऑप्टिमियम क्वालिटी पर रहे। अब किसान ऐसा कर नहीं रहे, इसीलिए पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हुआ पड़ा है। तो इसकी वजह से अब जो विंटर में जो गेहूं बोया जाएगा उसमें डिले हो रहा है, और अगर वो ज़्यादा डिले करेगा तो गेहूं की फसल में कम पैदावार होगी। ऑलरेडी एफसीआई के पास गेहूं को लेकर थोड़ी चिंताजनक स्थिति है, उन्हें और मात्रा में चाहिए, और धान और गेहूं के बीच में बहुत कम पीरियड होता है जहां इसको बोया जाता है। और इस बीच में समस्या ये भी है कि अगर अभी अचानक से उन्होंने लेट अपनी फसल को काटा और फिर कहेंगे अब गेहूं बोना है, तो जो वहां पर स्टबल बचा होगा वो उसको जला देंगे, क्योंकि तुरंत उनको गेहूं को बोना होगा। तो उस चक्कर में फिर पोल्यूशन फैलेगा। तो गवर्नमेंट को ये पूरी की पूरी कहानी दिख रही है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन प्रॉब्लम्स को तुरंत रिजॉल्व किया जाए। और अगर ये रिजॉल्व नहीं किया गया तो भयंकर समस्या हो सकती है। रिजॉल्व कैसे होगा मैं आपसे पूछता हूं। तो हमें पता है इस क्राइसिस की प्रमुख वजह क्या है, स्टोरेज। तो हमें पता है कि हम एफसीआई के गोडाउन्स में स्टोर करेंगे, लेकिन जब एफसीआई के गोडाउन फुल हो रखे हैं तब हम क्या करें। तो सवाल ये दिया जाता है कि भाई क्या उपाय है। इसका उपाय है आपके पास एक टेम्पररी सॉल्यूशन होना चाहिए स्टोरेज का। टेम्पररी सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि कुछ गोडाउन आप लीज पे ले सकते हो कुछ टाइम तक के लिए, जिसमें आप कुछ टाइम तक अपने पैडी को स्टोर कर सकते हो या चावल को स्टोर कर सकते हो, और फिर वो वहां से उठ के आपकी जगह आपके एफसीआई के गोडाउन्स में आ सकता है। तो अभी अगर 5,000 राइस मिल्स हैं पंजाब में, जो सारी की सारी प्राइवेट राइस मिल्स हैं, वहां से जो राइस निकलेगा उसको आप तत्काल कहीं स्टोर करने की व्यवस्था रखो, क्योंकि ऑब्वियसली जो मिल्स हैं वो क्यों स्टोर करेंगे, उनको तो भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ओटीआर की रेट है, अगर अलग अलग वैरायटीज है तो ओटीआर में क्या बदलाव हो रहे हैं। और इसके अलावा अड़हतियास की टाइमली पेमेंट, लेबर्स की जो डिमांड है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने लेवल पर वो वाजिब डिमांड कर रहे हैं, और एक किसानों के साथ बैठकर, अड़हतियास मजदूर के साथ बैठकर एक रेट फिक्स करनी पड़ेगी ताकि सभी बेहतर तरीके से काम कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें। एमएसपी के कारण वो लोग केवल गेहूं और धान को बो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। पंजाब का ग्राउंड लेवल वाटर कम होता जा रहा है, और क्योंकि वहां पर बिजली में सब्सिडी है तो किसान बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करके धान की फसलें बोते हैं, जिनमें रिटर्न बहुत कम है। कई ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें 2x रिटर्न्स होते हैं, जिनमें इनकम डबल हो चुकी है। आप हॉर्टिकल्चर की बात कर लो, आप फिशरीज की बात कर लो, कई ऐसी क्रॉप्स हैं जहां पर डबल इनकम हो गई है किसानों की। तो वहां फोकस करना चाहिए, ना कि केवल धान और गेहूं के ऊपर, जिससे कि पंजाब का वाटर क्राइसिस और फार्मर्स की इनकम की क्राइसिस भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये था ये आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है पॉल्यूशन और एसोसिएटेड इश्यूज के ऊपर। जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कैसे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की वजह से लोग ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करते। अब देखिए ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। हमें पता है रशिया, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, ठीक है। जनरली किसी देश की रिप्लेसमेंट रेट होती है 2.1, यानी आपके देश में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अगर 2.1 है तो जितने लोग आपकी जनसंख्या में हैं उतने लोग भी अगली जनरेशन में पैदा हो रहे हैं, उतनी आपकी जनसंख्या बनी रहेगी, आपकी जनसंख्या डिक्लाइन नहीं करेगी अगर आपका रेट 2.1 है। अगर आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.1 से नीचे चली जाती है, 2.1 इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट रेट। इतनी रेट पर अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो जितनी है उतनी बनी रहेगी। लेकिन अगर 2.1 से नीचे जाती है तो इसका मतलब आपकी डेमोग्राफिक्स में कमी आएगी, आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जाती है तो लोग कम होंगे तो चीज़ों की डिमांड कम होगी, आपके पास वो लोग कम होंगे जो काम कर पाए, आपके पास वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कम होगी, वर्कर्स कम होंगे, तो आपके देश के ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। इसलिए हर कोई चाहता है कि उनके देश में एटलीस्ट एक स्टेबल पॉपुलेशन रहे। और ये बातें थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि साउथ के स्टेट्स ने कहा है कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, हम अपने ऐसे लॉज लाएंगे ताकि इलेक्शंस में वही लोग इलेक्ट हो पाए या वही लोग इलेक्शन लड़ पाए जिनके पास 2 या उससे अधिक बच्चे हैं। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में बात चल रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। साउथ में बात चल रही है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, कम हो गए तो इलेक्शन ना लड़ो। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है तो कोई पॉपुलेशन में बदलाव होता नहीं है। और खासतौर पर इसका रिसेंट एग्जाम्पल है चाइना में 1980s में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई। उन्होंने बहुत धड़ल्ले से कहा कि भाई गलती से भी ना कोई 2 बच्चे पैदा करेगा तो अब देखो हम क्या करते हैं।
इस वन चाइल्ड पॉलिसी का ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा उनकी सोसाइटी के ऊपर कि अगर लोग 2 बच्चे पैदा करते थे तो उनका जबरदस्ती अबॉर्शन करा दिया जाता था दूसरे बच्चे का, यहां तक कि हजारों डॉलर्स के फाइन लगाए गए उनके ऊपर। और लोगों के बीच में इतना साइकोलॉजिकल फेयर डेवलप हो गया कि आज के टाइम में लोग वहां बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। और 1980s के बाद जब 2016 में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी बदल के 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया कि अब 2 बच्चे करने चाहिए, अब वो कहते हैं और बच्चे पैदा करो, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने स्टार्ट किए, वैलेंटाइन डे पे मैसेज करने स्टार्ट किए, भाई शादी कर लो, क्यों ना बच्चे पैदा कर लो, देश भी का भी भला आपका भी भला, छुट्टियां बढ़ाई जो लोग जिनके बच्चे हैं, लेकिन कोई शादी करके बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है। क्या है ये कारण, आइए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में। पहले समझते हैं ना, अभी मुद्दा गया, अब नेशनल इंटरेस्ट की वजह से और बच्चे पैदा करो ताकि देश का भला हो। इस आर्टिकल इस थॉट में क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल आर्टिकल लेता है रशिया के स्टालिन का, जिन्होंने 1944 में मदर हीरोइन अवार्ड इनिशिएट किया था कि आपके पास 10 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद रशिया की फर्टिलिटी लगातार गिरती रही। और ये 1944 में इसलिए हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया को बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन डिक्लाइन झेलना पड़ा, उनके बहुत से लोग मारे गए थे। लेकिन ये अवार्ड इंस्टीट्यूट करने के बावजूद भी लगातार रशिया की फर्टिलिटी गिरती रही और 1999 आते आते वो 1.16 पहुंच चुकी थी, जो बहुत कम रेट है। यानी आपकी आधी जनसंख्या अगली जनरेशन तक आते आते खत्म हो जाएगी। 1995 में उन्होंने कहा कि भाई कोई फायदा नहीं है, इसको बंद करो इस अवार्ड को। पर इसके अबॉलिशमेंट के बाद भी 2008 आते आते रशिया में देखा गया कि जो रेट है वो थोड़ी सी बढ़ के TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 1.4 हो गई, थोड़ी सी ग्रोथ है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट की रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कुछ भी अवार्ड अनाउंस कर दे। चाइना का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने लगातार कोशिश की कि भाई 2 बच्चे करो, 3 बच्चे करो, लेकिन उनकी पॉपुलेशन 2 मिलियन से कम हुई पिछले साल, 3 मिलियन से कम होगी अब की बार, तो उनकी पॉपुलेशन अब घटती जा रही है। तो MK स्टालिन या चंद्रबाबू नायडू इंडिया में जो पुश करना चाह रहे हैं कि फैमिलीज और बच्चे करें, वो ईजी नहीं है। वो गवर्नमेंट पॉलिसी से तो कम से कम सिर्फ फोर्स करके नहीं हो सकता। क्या हमें सीखना चाहिए बाकी देशों से, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देने से कुछ नहीं होगा, आपके पास ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए उनसे सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यूरोपियन फर्टिलिटी का। यूरोप एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और जैसे ना कोई भी इकोनॉमी या कोई भी ग्रुप वर्ग के लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, बेहतर वेलबींग बढ़ता है, तो उनकी फर्टिलिटी रेट अपने आप गिर जाती है, क्योंकि जो बेहतर स्थिति लोगों की होती है फाइनेंशियली, तो वो कुछ समय बाद शादियां करते हैं। उम्र बढ़ जाती है शादी करने की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शादी करने की तो आदमी कम बच्चे पैदा करता है, और एजुकेशन बढ़ने के बाद आदमी को ये भी लगता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खर्चे हैं, कौन बच्चे पैदा करे, तो वो कम पैदा करते हैं। यूरोपियन फर्टिलिटी रेट जो है वो 2000 ईस्वी के आसपास 1.3 पहुंच गई थी, जो अभी तक की इनकी लोएस्ट फर्टिलिटी रेट की तरह है, और गिरते गिरते वो इस लेवल तक आ गई। लेकिन 2023 में आप देखें तो वो 1.4 से लेकर 1.6 की रेंज में पहुंच गई है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट गिरती है, उसके बाद थोड़ा सा जंप देखा जाता है, और ये इसलिए होता है ना। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं, इसके बाद बताऊंगा मैं इसको कि क्यों ये जंप यहाँ पर 1.3 से 1.6 की तरफ हो रहा है। रशिया का क्यों एक बार 1.16 था, अब 1.4 हो रहा है और दोबारा गिरेगा, लेकिन बीच में एक जंप क्यों देखा गया? अगर हम जॉन बॉन्गार्ड्स की बात करें, वो कहते हैं कि हमें TFR की रेट के ऊपर ही सब कुछ बेस नहीं कर देना चाहिए। क्यों? देखो, होता ही है ना, जैसे जैसे एक सोसाइटी डेवलप होती है, जैसे भारत की बात करो, आज अगर भारत में लोगों की शादियों की एवरेज एज लेट्स से 24 ईयर्स है मान लीजिए, या 21 साल है मान लो, तो गवर्नमेंट पॉलिसी को छोड़िए, अगर लोग डेवलप होंगे, लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग एजुकेटेड होंगे, तो उनकी एवरेज एज ऑफ मैरिज मान लो 32 ईयर्स आ गई, जो ज़्यादा है हालांकि, पर मान लो लोग 32 साल की उम्र में शादियां करने लग गए, तो ये 10 साल का पीरियड है। इस पीरियड में तो इस व्यक्ति ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। जो व्यक्ति, मान लो अगर मैं आप अपना एग्जाम्पल लो, मान लो आप 23 साल के, 23 साल में आपकी जनरेशन से पहले आपके पेरेंट्स शादी कर लिया करते थे, पर आपने 23 साल में शादी नहीं की, आपने 33 साल में शादी की, तो अगले 10 साल में जो जनरेशन है उसमें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो TFR की रेट जो है वो गई कि भाई धड़ाम हो गई। 10 साल तक कोई पैदा नहीं हुआ, वो मानेगा कि आगे बच्चे पैदा होंगे ही नहीं, इस पीरियड तक तो हो जाने चाहिए थे। पहले की जनरेशन में 23 से लेकर 32 तक बच्चे पैदा हो जाते थे, तो वो कैलकुलेट होगा कि भाई है ही नहीं। लेकिन असल में क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट कम जरूर हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कम भी नहीं हुई, क्योंकि 32 ईयर्स की एज में जब फैमिली प्लानिंग होगी तो बच्चे पैदा होंगे, तो टेम्पो जो है बर्थ रेट का, फर्टिलिटी का, वो शिफ्ट हो गया। जहां बच्चे अब 24-23 में पैदा हो रहे थे, वो अब 30-31 में पैदा कर रहा है कोई व्यक्ति, या 32-33 में पैदा कर रहा है, तो वो शिफ्ट होकर थोड़ा आगे चला गया है।
तो एक जनरेशन बाद जब कैलकुलेशन सेट होती है, अच्छा नहीं बच्चे पैदा हुए, वो जो पीरियड ऑफ एज ग्रुप था वो आगे खिसक गया है। उसकी वजह से वुमेन में खासतौर पे जो हम पहले 20s में कैलकुलेट करते थे कि वो बच्चे पैदा करेंगे, अब वो 30s में कर रही हैं। तो 10 साल का जो शिफ्ट है वो टोटल फर्टिलिटी रेट को बहुत ज़्यादा गिराता है। कुछ टाइम तक नंबर्स में दिखता है कि भाई बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, लेकिन जब वो 30s में आई फिर औरतें बच्चे पैदा कर रही हैं, कम लेकिन कर रही हैं। तो इसीलिए पहले डाउन होता है, फिर थोड़ा सा वो जंप दिखाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका रशिया। रशिया में 2005 और 2015 के बीच में टेम्पो इफेक्ट देखा गया, यानी फर्टिलिटी रेट 1.16 से 1.51 पहुंच गई 1999 से लेकर 2008 तक में। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि भाई कैलकुलेट नहीं किया गया उन्होंने। पहले की जनरेशन जिस एज में बच्चे पैदा करती थी, अगली जनरेशन उसके बाद पैदा कर रही है, तो वो जो एज का गैप है उसकी वजह से कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। इसलिए टोटल फर्टिलिटी रेट को हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे बाकी जगह करते हैं। इंडिया में भी एजुकेशन बढ़ेगा, लोगों का हेल्थ इंडेक्स बढ़ेगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो जो आज 18-21 साल में शादियां होती हैं वो शादियां हो जाएंगी 27 से लेकर 30 तक की शादियां होंगी। जब 30 साल में लोग शादियां करेंगे तो 30-32 साल में बच्चे पैदा करेंगे, तो वो जो बच्चे यहाँ 23 साल में पैदा हो रहे हैं वो अब यहाँ 32 साल की एज में पैदा होंगे। तो लगभग 10 साल का जो डिफरेंस है, इनिशियली जब डेटा कैलकुलेट किया जाएगा, मान लो ये 2003 की बात है और ये 2023 की बात है, तो जो डेटा 2011 में कैलकुलेट किया गया उसको तो लगेगा कि भाई अभी तक तो इन लोगों के बच्चे पैदा हो जाने चाहिए थे, हुए क्यों नहीं? इसका मतलब ये अब कभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। लेकिन असल कहानी ये है कि अगले 10 साल में ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ पर फर्टिलिटी होनी चाहिए ये शिफ्ट होकर यहाँ आ गई है, टेम्पो शिफ्ट हो गया है। ये नहीं कि बिल्कुल ये बच्चे ही पैदा नहीं करे, इनफर्टाइल हो गए, तो वो शिफ्ट ऑफ टेम्पो देखा गया है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि कम हो गया। वो पहले 2-3 कर लेते उस एज ग्रुप में, लेकिन अब यहां पर 1 या 2 ही मुश्किल से करेंगे ये, तो वो डिफरेंस है। दूसरा, इन्होंने एग्जांपल दिया है ईस्ट एशिया का, जहां पर कोरिया, सिंगापुर, चाइना में एक्सट्रीमली लो फर्टिलिटी रेट्स हैं। इसकी वजह यह है कि पेरेंटिंग इतना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पालना है, उनको स्कूल में पढ़ाओ, उनको कराटे की क्लासेस दो, उनको मैथमेटिक्स की क्लासेस दो, कंप्यूटर क्लासेस दो। पेरेंट्स को लगता है कि भाई बहुत तबाही का काम है ये, माएँ बहुत दबाव में दब जाती हैं कि भाई कैसे हैंडल करेंगे, वो एक बच्चा ही काफ़ी है और उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, टाइम नहीं, लोगों को जॉब करनी है, 3-3 जॉब्स लोग कर रहे हैं, कैसे पेरेंट्स उनको हैंडल करेंगे? तो इसलिए वो चाहते हैं कि 4-5 बच्चे करने के बजाय वो एक चाइल्ड पर इन्वेस्ट करें, और वो इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन जो है वो अगर बेहतर होती तो शायद गवर्नमेंट के एजुकेशन पे आप बच्चों को पढ़ाते तो खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन अब कोई प्राइवेट एजुकेशन दे रहा है, कोई कंप्यूटर क्लासेस दे रहा है, तो उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगी, गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन, हेल्थ की सुविधाएं बेहतर नहीं करेगी, तब तक माँ बाप को कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं दिखेगा कि वो और लोड और प्रेशर लेके बच्चे पैदा करें, जिसको उन्हें कितना ज़्यादा मेहनत करके दोबारा कैरी फॉरवर्ड करना पड़े। अगर पैसे कम पड़ गए, जॉब चलेगी, तो कैसे हैंडल करेंगे? दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पब्लिक इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज सदर्न यूरोप और जापान का एग्जाम्पल दिया है, जहां पर वुमेन ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव जैसे जैसे हो जाती हैं, उनके ऊपर डबल बर्डन पड़ने लगता है। किस प्रकार का डबल बर्डन? उन्हें दिखता है कि भाई फैमिली भी संभालनी है, ऑफिस में भी काम करना है, और वर्क प्लेस का सिस्टम जो होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है। दिन भर वो बेचारी ऑफिस में है, कब घर आएंगी? पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, और जैसे जैसे मीडियन एज ऑफ मैरिज बढ़ती जाती है, पेरेंटिंग जब शुरू करेगा कोई व्यक्ति, वो बहुत एज बढ़ चुकी होती है, उसके टाइम में आपको ऑफिस में जाना है, प्रोफेशनल जिंदगी हैंडल करनी है। तो वो इस चक्कर में कहते हैं कि भाई वुमेन जो है वो शादी छोड़कर, चाइल्ड बेयरिंग छोड़कर काम पर ही फोकस करती हैं। तो जापान में सिंगल इंडिविजुअल जो कभी शादी नहीं करते, वो एट द एज ऑफ 50 पहले 2% मैन थे और 3.3% वुमेन थी 1971 में। आज वो नंबर बढ़ के 18% और 28% पहुंच चुका है। यानी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जापान का है जो कभी शादी ही नहीं करेगा। यानी 50 साल की उम्र तक जिसने शादी नहीं की, वो जापान में 1971 में केवल 2% ऐसे मर्द थे और 3.3% औरतें थी। आज वो 28 और 18% की रेट पहुंच चुकी है, जो बहुत हाई है, जो दिखाता है कि शादी नहीं की तो बच्चे ही नहीं होंगे। तो इस वजह से देखा जाता है ये। और चाइना के केस में हमने देखा है, जहां 1 चाइल्ड पॉलिसी का नॉर्म था, उसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल फेयर पैदा हुआ और उसने उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया। अब कितनी भी कोशिश कर लें, ये ग्रो नहीं हो पा रहा। लेकिन इसके उल्टा एक एग्जाम्पल है जहां फर्टिलिटी बेहतर है, जहां 1.9 की फर्टिलिटी है, और जो एक बहुत डेवलप्ड इलाका है वो है स्वीडन। स्वीडन ने असल में क्या कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियों का सिस्टम है वहाँ पर मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव, सोशल स्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर स्कूलिंग अच्छी है, जो पब्लिक स्कूल्स हैं अच्छे हैं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और एक रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल पे फोकस किया गया है।
तो इसकी वजह से जो चाइल्ड केयर बेहतर है, जो स्कूलिंग बेहतर है, जो इन्वेस्टमेंट बेहतर है, वहां पे बच्चे करना एक्सेसिबल है, इसलिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। फर्टिलिटी बाकी यूरोप और इवन ईस्ट एशिया से बेहतर है, इट्स अराउंड 1.9। तो यहाँ ज़रूरत है कि हम ये पॉलिटिकल इंसेंटिव छोड़कर ये देखें कि स्वीडन ने इस चीज़ को कैसे हासिल किया। स्वीडन ने क्या किया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, तो वो ज़रूरी है हम उसको बेहतर करें। और इलेक्शन को लेकर ऐसी बातें करना कि 2 या 2 से अधिक बच्चे जिनके पास होंगे केवल वही इलेक्शन लड़ पाएंगे, ये एक गलत नॉर्म है। इससे आप फर्टिलिटी को नहीं बढ़ा पाओगे। वही मैंने आपको पहले बोला, 5 राज्यों ने कहा था कि भाई बड़ी फैमिली हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कुछ राज्य कहेंगे छोटी फैमिली है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इलेक्शन लड़ेगा कौन? नेताओं के बस बच्चे इलेक्शन लड़े, फिर ये सिचुएशन बनती दिख रही है। तो इस चीज के इस स्टेप का कोई इंपैक्ट नहीं दिखता है बर्थ रेट के ऊपर। हमें जरूरत है, अगर हमें बर्थ रेट्स को बढ़ाना है तो हमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाइल्ड केयर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लोगों के ऊपर से प्रेशर कम करे, ताकि वो ईजिली बिना इन चीज़ों की चिंता किए अगर वो शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कर पाएं। और यही ट्रेंड दुनिया का रहा है और भारत को भी यही ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंसेंटिव शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले। अगला आर्टिकल है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में। देखिए, भारत में ना एक समय में ये नियम था कि आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते हो एज अ पार्लियामेंटेरियन। मान लो आप एक आज बीजेपी से आप चुनाव जीत कर आए और बीजेपी के पास थोड़े नंबर्स कम हैं और कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी आपको कह रही है कि भाई हमारे पास आ जाओ 5 करोड़ रुपए, अब पार्टी छोड़ के वहां स्विच कर जाओगे अगर आप लालची व्यक्ति हो तो ऐसा कई बार होता था कि देश के हित में या किसी और कारण से कई सारे पार्लियामेंटेरियन या कई सारे लेजिस्लेटिव लोग जो हैं, सांसद और विधायक, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाया करते थे। खासतौर पर से गयाराम पॉलिटिक्स का नाम भी दिया गया, जहां पर एक व्यक्ति ने लगातार एक ही दिन में कई सारी पार्टियां स्विच कर ली, जो ज्यादा बेहतर उनको इंसेंटिव्स दे वहां शिफ्ट कर रहे थे। तो इसकी वजह से होता यह था कि सरकारें तुरंत गिर जाती थी और एमएलए या एमपी तुरंत अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर लेते थे। अब किसी पार्टी से किसी व्यक्ति को जनता ने चुन के भेजा है तो वो उसकी आइडियोलॉजी या उसकी जो प्रॉमिसेस थे, उस पार्टी के प्रॉमिसेस, उससे भी एग्री कर रहे थे, इसलिए उस व्यक्ति को चुना गया। लेकिन वो अचानक स्विच करके दूसरी पार्टी में चला गया बिना इस बात की को कंसिडर किए हुए कि जिस जनता ने चुन के भेजा है वो किस जनादेश के साथ वो व्यक्ति आया है। तो इसी चक्कर में ना ये बड़ी दिक्कत होती है। तो उसको रोकने के लिए भारत में एक कानून आया गया, 52nd अमेंडमेंट किया गया भारतीय संविधान में और ऐड किया गया 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ऐड करके ये मेजर इंक्लूड किया गया कि भाई एंटी डिफेक्शन, आप पार्टी अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। अगर आप त्यागपत्र देंगे तो आपको अपनी सांसदीय क्षेत्र में जो संसद की सीट है या जो आपकी एमपी की सीट है उसको, और जो आपकी विधायक की सीट है उससे आपको हटा दिया जाएगा अगर आप वॉलेंटरली रिजाइन करते हैं तो। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ऐड किया गया और बोला यह गया कि चलो एक व्यक्ति निकल रहा है तो डिफेक्शन होगा, लेकिन अगर 1/3 1/3 निकल रहे हैं तो वो पार्टी स्प्लिट हो रही है। इसको बाद में 2/3 के आसपास कर दिया गया। तो स्प्लिट अलाउड है, पार्टी टूट के अलग हो जाए, नई पार्टी बन जाए तो अलाउड है, लेकिन एक एमपी या एक एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट अच्छी बात है। इसमें यह भी बात की गई कि आप एक तो रिजाइन नहीं कर सकते और दूसरा आपको जो पार्टी की विप है, विप यानी मान लो संसद में या कहीं पर आपकी पार्टी ने एक विप जारी किया कि उनको वोट करना है किसी एक मैटर के ऊपर, कोई एक बजट के ऊपर या किसी भी एक बिल के ऊपर, तो जो पार्टी का मत है आपको उसी के मत के हिसाब से वोट करना पड़ेगा। पार्टी विप को फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो आपको फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बाहर किया जा सकता है। ये नियम लागू किए गए, लेकिन जब ये नियम लागू किए गए तो उसमें कुछ पेच फंस गया। पेच ये फंसा कि जिन लोगों को एंटी डिफेक्शन से बाहर किया जाता है, पूछा यह जाता है कि भाई ये डिसाइड कौन करेगा। तो डिसाइड करने की पावर दी गई स्पीकर ऑफ द हाउस को। अब स्पीकर ऑफ द हाउस को जो भी पावर दी गई है, तो स्पीकर ऑफ द हाउस अगर उस पार्टी का है जिसमें वो बंदा डिफेक्ट या नेता डिफेक्ट करके गया है, तो उस स्पीकर को निर्णय लेने में हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा समय लग जाए या थोड़ा सा उनका मन हिल जाए, ऐसी संभावना हो सकती है ना। सो वो वजह जो थी, इस वजह से आज भी कई लोग डिफेक्ट करते हैं लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने में काफी समय लग जाता है। ऐसा समय कि भाई उनका पीरियड ही पूरा हो गया 5 साल का, तब सदस्यता रद्द हो रही है या सदस्यता रद्द हो ही नहीं रही है। इन चक्करों में, और क्योंकि आपने एंटी डिफेक्शन लॉ ले आया तो भाई व्यक्ति जो है वो पार्टी लाइन के पीछे ही पड़ा रहे। पार्टी जो बोले हाँ बिल्कुल वही बात सही है, पार्टी जो कहे आपको वही करना है। पार्टी लाइन फॉलो करते करते इंसान जो अपनी कॉन्शियंस है उस पर कुछ कर ही नहीं पा रहा। मान लो एक ऐसा लॉ आ रहा है जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नुकसान है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी बोलोगे या कुछ भी करोगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो जरूरत है
एक बैलेंस बनाने की और इसको शार्पन करने की, क्योंकि तब भी डिफेक्शन हो रहा है, तब भी स्प्लिट हो रही है पार्टी में, तो इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये टॉपिक आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल पेनिंग, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में। यहाँ बोला गया कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनाने में बड़ा रोल निभाता है। 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और पार्टी स्विचिंग रोकने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। लेकिन समस्या ये कि इसमें इतने लूप होल्स हैं, इतनी समस्याएं हैं कि कई सारे एथिकल क्वेश्चंस खड़े करता है ये। आया राम गया राम पॉलिटिक्स जो 1960s की बात यहाँ पर की जा रही है, गया लाल ने एक ही दिन में कई सारी पार्टियां चेंज की थी, वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई। उसके बाद बोला गया एक लॉ आना चाहिए और 85 के बाद जाके ये लॉ आता है और इससे होता यह कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो कि लोग पार्टी ऐसे ही स्विच ना करते रहें। और जो पार्टी को तोड़ने की बात है और मर्जर की बात है, उसमें भी 91st अमेंडमेंट के तहत इन्होंने इसको 2/3 कर दिया कि 2/3 नंबर्स चाहिए, तभी मर्जर हो पाएगा, तभी आप डिस्क्वालिफिकेशन से बच पाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल स्केल जो डिफेक्शन है वो ना हो पाए। लेकिन समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि स्पीकर्स को जो अधिकार दिया गया है कि भाई वो डिसीजन लेंगे डिफेक्शन केसेस के ऊपर, तो वो स्पीकर्स अक्सर बहुत डिले कर देते हैं और इन डिलेज की वजह से ये डिस्क्रिशनरी पावर जो उनके पास दी गई है, चेयरपर्सन के पास दी गई है, वो इतना डिले हो जाता है कि ये इफेक्टिव नहीं रह जाता कानून। और दूसरा, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जब विप को इशू किया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ क्लियर नहीं करती कि विप किस तरह से किया जा रहा है, कि डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए हमने विप जारी कर दिया। लेकिन वो विप जारी करने से पहले क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी है, उनके बीच में कोई बात हुई है, जो लेजिटिमेसी है उसकी क्या डिसीजन मेकिंग में सब सहमत है या नहीं, इन सब बातों पे ध्यान दिया ही नहीं जाता। और चेयरपर्सन स्पीकर को जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, लेकिन कोर्ट भी अक्सर नहीं इसमें एंटर करना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसकी अपनी ऑटोनॉमी है, वो उसका सम्मान करना चाहते हैं। तो नियम ये है कि एक तो पहले जो स्पीकर या चेयरपर्सन है वो क्विक डिसीजन नहीं लेते, चीज़ों को डिले कर देते हैं। दूसरा, जब पार्टियां विप जारी करती हैं तो विप में भी इंटरनल पॉलिटिकल कोई ऐसी डिबेट नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी जो फैमिली लेड पार्टीज हैं वो परिवार के मुखिया की तरह काम करती हैं। परिवार के लीडर ने जो बोल दिया पार्टी वही का वही करेगी, तो इंडिविजुअल जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी राय तक नहीं ली जाती। तो जो रियल डेमोक्रेसी है वो प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही। तो इन बदलावों की सख्त जरूरत है, इसलिए जरूरी है कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए, खासतौर पे 2 अमेंडमेंट। पहला कि जो स्पीकर हैं उनको टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन देना पड़ेगा कि भाई अगर कोई भी मुद्दा आया है डिफेक्शन का तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको फैसला देना पड़ेगा। आप 4 वीक के अंतर्गत इसका फैसला दें ताकि डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज ना हो पाए। और अगर 4 महीने के अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो माना जाएगा कि व्यक्ति जो है वो डिस्क्वालिफाइड है। ऐसा प्रोविजन आना चाहिए ताकि जो सवाल जवाब इस बात पे उठता है कि गवर्नमेंट जो टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं कर रही या इसमें भेदभाव की बात की जा रही है वो कहानी है। और ये ज़रूरी है कि टाइमली रेजोल्यूशन हो और आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग और लेजिस्लेटिव प्रोसेस की जो इंटीग्रिटी है उसको इंश्योर करना पड़ेगा एक अमेंडमेंट लाके, जिससे बोला जाए कि आप 10 शेड्यूल के अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल बायस या मिसयूज ऑफ पावर ना हो। अभी यही शिकायतें रहती है कि पॉलिटिकल बायस अक्सर देखा जाता है चेयरपर्सन का या स्पीकर का, या फिर मिसयूज ऑफ पावर भी हो सकता है, काफी आर्बिट्ररी भी हो सकता है। और दूसरा, पार्टी विप की जो हमने बात की जो बहुत आर्बिट्ररीली उठाए जाते हैं, इसको लेकर एक पब्लिक नोटिस आना चाहिए। क्योंकि जो पार्टी विप जारी होता है तो कोई इसके बारे में पारदर्शिता नहीं होती, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि लोगों को इन्फॉर्म भी किया गया है नहीं किया गया। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को एक फ्रेमवर्क देना चाहिए। अगर विप जारी होता है तो उनको अखबार में पब्लिश करना पड़ेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू सबको सूचित करना पड़ेगा कि विप जारी हो रखा है और ये विप इस विषय के ऊपर है। और इवन जो मेघचंद्रा सिंह केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का रोल जो है एंटी डिफेक्शन केसेस में वो हटा के किसी इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को सौंप देना चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक बॉडी अपॉइंट की जानी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि डिफेक्शन केसेस सही भी हैं या नहीं। तो उनसे ये पता लगा कि पार्टी विप को ना ज्वाइन करना, हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन ना मिली हो किसी वजह से, या फिर जो पार्टी स्विच की गई है वो किसी मैल इंटेंशन के साथ की गई है। तो ऐसे सिनेरियो को बचाने में ऐसे जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ऐसे जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। और इसके अलावा एक चेयरपर्सन स्पीकर के ऑफिस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसको आप साइड लाइन नहीं कर सकते। इसकी अकाउंटेबिलिटी आप बढ़ा दीजिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दीजिए, ये भी एक मत है
कि आप एक नए ट्राइब्यूनल को लाने के बजाय स्पीकर का जो रोल है या चेयरपर्सन का जो रोल है उनमें उनकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाइए, उनकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाइए, ताकि बेहतर तरीके से वो ऑपरेट कर पाए। इसके बदले में कि इस ऑफिस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जा सके। गवर्नमेंट इंडिया ने इससे पहले कई सारी कमिटीज बनाई, दिनेश गोस्वामी कमेटी, हाशिम अब्दुल हाशिम कमेटी, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई, फिर हाशिम अब्दुल हालिम कमेटी रिपोर्ट आ गई, फिर 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन आ गई, जिन्होंने बोला है कि एंटी डिफेक्शन मेजर्स को आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जाकर ये और ज़रा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस। यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नाम है, खासतौर पे दिनेश गोस्वामी कमेटी, हाशिम अब्दुल हालिम कमेटी, लॉ कमीशन की रिसेंट वाली रिपोर्ट 2015 वाली जो स्पेसिफिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर थी, इनका ध्यान आपको रखना चाहिए अपने आंसर्स में लिखते टाइम। एंटी डिफेक्शन लॉ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, लेकिन हमें जो डेमोक्रेटिक करेक्टर है उसको बिल्कुल साइडलाइन नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रही है उसको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें ना हो जहां पर जो डेमोक्रेसी है उसको साइडलाइन किया जा सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार ना तीनों आर्टिकल को जरा रिवाइज करते हैं। पहला आर्टिकल था फार्म्स के ऊपर, यहां बात की गई थी कि एमएसपी का एक मुद्दा है, ठीक है। दूसरा मुद्दा था मिलर्स का, स्टोरेज का, ठीक है। तीसरा मुद्दा था प्राइसेस का। क्या सॉल्यूशन है इन तीनों का और क्यों ये डिले हो रहा है? ये डिले क्यों हो रहा था? फार्मिंग में डिले क्यों हो रहा है? क्यों प्रोक्योरमेंट में डिले हो रही है? क्योंकि गोडाउन ओवरस्टॉक्ड है। क्यों ओवरस्टॉक्ड है? क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल की प्रोक्योरमेंट हुई थी धान की या चावल की। अब की बार दिक्कत क्या है? मिलर के पास आप धान बेच रहे हो, चावल को लेकर उससे दिक्कत यह है कि भाई उसको रेट सही नहीं मिल रही, हाइब्रिड वैरायटी में उसको रिटर्न सही नहीं मिल रहा, 300 रुपये पर क्विंटल का लॉस है, अड़तियास 2.5% कमीशन मांग रहे हैं, लेबर ज़रा प्राइस मांग रहे हैं, किसान फसलें काट नहीं रहे, उसकी वजह से आगे दिक्कतें और बढ़ेंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पहले आर्टिकल में। तो जो की डायमेंशन है, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट आर द फार्म इश्यूज इन इंडिया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमेशा अड़तिया वाला पॉइंट जो आता है या फिर जो मिलर्स वाला पॉइंट आता है, कैसे टेम्पररी आपको स्टोरेज की जरूरत है, वो सारे एस्पेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। दूसरा आर्टिकल था फर्टिलिटी रेट्स के ऊपर। फर्टिलिटी रेट में रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है? 2.1, ठीक है। अभी वेस्ट के कई देशों में, ईस्ट एशिया में, रशिया में, यूरोप में क्या समस्याएं हैं या जापान में क्या समस्याएं हैं? क्यों लोग शादियां नहीं कर रहे? क्यों लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे? क्या इसके पीछे वजह है? और प्लस एक जो रेट ऑफ फर्टिलिटी वर्सेस टीएफआर के साथ दिक्कत क्या है? टेम्पो शिफ्ट होना, ये टेम्पो इफेक्ट क्या होता है? एज ग्रुप के साथ जैसे जैसे फर्टिलिटी शिफ्ट होती है उसको टेम्पो इफेक्ट कहते हैं। वो कुछ हद तक छलावा होता है टीएफआर का कि कुछ साल तक उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता, उसको लगता है फर्टिलिटी क्रैश कर गई, बल्कि वो क्रैश नहीं करती, कुछ समय बाद बढ़ती जरूर है। तो उतना भी डिक्लाइन नहीं होता, धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होता है। अचानक सा जो एक सोसाइटी जब शिफ्ट करती है तो अचानक सा ड्रॉप जो दिखता है वो टेम्पो शिफ्ट की वजह से होता है। वो क्या होता है आप समझ गए? 21 से 23 में शादी होकर बच्चे होने वाला का सिस्टम जब 30 से लेकर 33 तक शिफ्ट होता है तो टेम्पो इफेक्ट वहां पर आ जाता है। और कैसे जापान के साथ दिक्कतें आई, चाइना के साथ दिक्कतें आई, इंडिया को क्या सीखने की जरूरत है। तीसरा आर्टिकल है किस चीज के बारे में? एंटी डिफेक्शन के बारे में। एंटी डिफेक्शन में क्या लॉज और प्रोविजंस है, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? 10th शेड्यूल। कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट का था? 52nd अमेंडमेंट। क्या चेंजेस किए गए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत? क्यों ये लाया गया? क्या उसका उद्देश्य और क्या अभी समस्याएं हैं? स्पीकर की पावर की आप बात कर लो या विप की ट्रांसपेरेंसी की बात कर लो, विप के नोटिफिकेशन की बात कर लो, ये समस्याएं हैं जो इन आर्टिकल्स में डिस्कस की गई। आई होप आपको चीज़ें याद रहेंगी और ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारा चैनल सुमित रेवड़ी सर का चैनल सुमित रेवड़ी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इसका लिंक है जिसको आप इजीली सुमित रेवड़ी टेलीग्राम पर सर्च करोगे, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। दूसरा आप ओनली एज नथिंग एल्स चैनल को आप जाकर आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ये भी आपको @only as nothing else लिखने पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहां आपको सारे जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको, जहां से आप इजीली अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। ये था आज का सेशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।